हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस सेकंड लेक्चर ऑफ हेड ऑन कोलिजन। हमने लास्ट क्लास में हेड ऑन कोलिजन के सारे फार्मूले पढ़े थे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपन कि मान लीजिए एक मास m1 है, वो वेलोसिटी v0 से आ रहा है, दूसरा मास m2 है और वो रेस्ट में है, ठीक है। और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और आफ्टर कोलिजन after collision both particles move with same speed, find ratio m1 upon m2। ऐसा क्वेश्चन बनाया, क्या करेंगे? तो देखो, इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से तो जा नहीं सकते, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो हो जाएगा, दे विल स्टिक टुगेदर। इसका मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। m1 चला इधर v वेलोसिटी से, m2 चला इधर v वेलोसिटी से। ये आफ्टर कोलिजन सीन हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्व होगा, बिल्कुल। और E इक्वल टू 1 है, बिल्कुल। दो इक्वेशन हम बना सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बोलो, m1 v0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस m1v प्लस m2v। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है v माइनस माइनस v अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v0 माइनस 0। मतलब ये कितना आया, 2v अपॉन v0। तो v कितना आया, v0 अपॉन 2। इसको इसमें रख दो तो हमें क्या मिलेगा, m1 v0 इज इक्वल टू माइनस m1 v0 बाई 2 प्लस m2 इंटू v0 बाई 2। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3m1 v0 बाई 2 इज इक्वल टू m2 v0 बाई 2। तो ये v0 बाई 2 से v0 बाई 2 कैंसिल होगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, सिंपल है। अगला एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसका नाम है न्यूटन्स क्रैडल। न्यूटन्स क्रैडल। इसमें क्या है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक बॉल्स ऑल आर इलास्टिक, और यहाँ पर ये तीन तो कांटेक्ट में हैं और ये आके स्ट्राइक करेगी। सबके मास सेम है, m m m m, ठीक है ना। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन्स you have to find final speeds of balls। ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपको कि एक एक इंटरेक्शन देखो। पहले 1 का 2 के साथ इंटरेक्शन होगा, दोनों का मास सेम है, इसकी वेलोसिटी कुछ है v गिवन है क्वेश्चन में। जब ये इससे टकराएगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, तो ये रेस्ट में आ जाएगा और इसको वेलोसिटी v मिल जाएगी। अब ये तो रेस्ट में आ गया, ये वेलोसिटी v से चला, इससे टकराया 3 से, तो 2 रेस्ट में आ जाएगा, 3 को वेलोसिटी v मिल जाएगी। फिर 3 4 से कोलाइड करेगा, 3 के पास वेलोसिटी v है, 4 स्टेशनरी है। जब कोलिजन होगा इलास्टिक मासेस इक्वल, तो 3 रेस्ट में आ जाएगा, 4 को मिल जाएगी वेलोसिटी v। तो आंसर क्या बनेगा कि फाइनली we will observe that 1, 2 and 3 they are
in contact and at rest, and this fourth ball is moving with velocity v। इस तरीके से हमको एक एक कोलिजन को देखते हुए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं सोचना कि ये टोटल मिला के 3m मास है, ये m मास है, m का 3m से कोलिजन करा देते हैं, फार्मूला लगा लेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। ऐसे नहीं करना, 1 का 2 से, फिर 2 का 3 से, 3 का 4 से, इस टाइप से। ठीक। अब न्यूटन कैडल के क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए क्या करें कि थोड़ा कैलकुलेशन कराना मान लो आपसे, ये तो आपने ओरली कर दिया। तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है, आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, इलास्टिक, बट देयर मासेस आर डिफरेंट। इनका मास है m और इसका मास है 2m, और इसकी वेलोसिटी है v0। और वही क्वेश्चन है कि आफ्टर इलास्टिक कोलिजन्स फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉल्स। E = 1। तो देखो 2m का m से कोलिजन होगा तो वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होगी। 1 का 2 से पहले इंटरेक्शन कराओ, 1 की फाइनल वेलोसिटी, 2 की फाइनल वेलोसिटी लाओ, फिर देखो कि कौन किससे टकराएगा। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया कि ये 2m आ रहा है v0 से और ये m है रेस्ट में। बाद में इसकी स्पीड मान लो हो गई v1 और इसकी स्पीड हो गई v2। तो हमारे पास फार्मूला है v1 निकालने का, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हमें क्या मिला, v1 कितना, 2m माइनस m, मतलब ये v0/3 हो गया। और v2 कितना होगा, तो v2 होगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो v2 की वैल्यू आ रही है 4/3 v0। तो हमने क्या पाया कि ये 2m वाला जो है इसकी वेलोसिटी v0 जो पहले हुआ करती थी सॉल्व करने पे v0/3 रह गई आफ्टर कोलिजन, और ये जो m है बॉल नंबर 2, ये बॉल नंबर 1, इसकी वेलोसिटी हो गई 4v0/3। कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो अब ये इससे कभी नहीं टकराएगी। अब 2 का नंबर है 3 से टकराने का, तो 2 3 से टकरा रही है, तो ये बॉल m मास की और वो भी m मास की। तो जब 2 3 से टकराएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी तो 2 तो हो जाएगी रेस्ट में और 3 चल देगी। तो हमारे पास ऐसा सीन होगा कि ये 2m वाली v0/3 से चल रही है और m रेस्ट में आ गई, और ये m 4v0/3 से निकल भागी। इसका मतलब कि बॉल 1 और बॉल 2 में फिर से कोलिजन होगा, फिर से वही स्थिति है, बस फ़र्क ये है कि पहले यहाँ इसकी वेलोसिटी v0 थी, वो रेस्ट में थी, अब की बार इसकी वेलोसिटी v0/3 है, तो v0 की जगह v0/3 रख दो। तो फाइनल क्या आएगा कि ये 2m की वेलोसिटी जो भी पहले होती है उससे 1/3 आती है और दूसरे वाले की 4/3 टाइम्स आती है। तो इसकी 1/3 करेंगे तो आ जाएगी v0/9। इसकी कितनी हो जाएगी, 4/3 टाइम्स इनिशियल, और ये तीसरी बॉल है, ये जा रही है 4v0/3 से। तो हमको फाइनली क्या आंसर मिला कि ये 2m वाले की वेलोसिटी है v0/9, इस m की है
4v0/9 और इस m की है 4v0/3। यानी अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 3 की बजाय 9 लिखूँ मैं तो 12v0/9, 12v0/9 सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम 4v0/9 और फिर सबसे कम v0/9। अब इनके बीच में और कोई कोलिजन नहीं होगा, तो ये जो आया ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, पॉज करके खुद सॉल्व करना। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगी तो आंसर गलत होगा, वरना कोई दम वाली बात नहीं है, आप लोग सब कर सकते हैं, पर एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि एक बुलेट है 100 ग्राम की और 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, और यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस है हॉरिजॉन्टल, उस पर एक ब्लॉक रखा है, वुडन ब्लॉक, और इसका मास है 900 ग्राम। ये रेस्ट में है। ठीक है, कोलिजन होता है, ये ब्लॉक के अंदर घुसती है एंड इट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक इटसेल्फ, और ये ब्लॉक के अंदर ही धंसी रह जाती है, तो फिर ब्लॉक के अंदर ये बुलेट है। ठीक है ना, और अब ये ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम v स्पीड से जा रहा है, तो आपको फाइंड करना है स्पीड v एंड हीट जनरेटेड। भाई गरम गरम बुलेट इसके अंदर घुसेगी, फ्रिक्शन होगा और फिर ये रुकते रुकते रुकेगी, तो ये हीटअप हो जाएगी, तो फाइंड करना है हीट जनरेटेड। ये दो चीज़ें निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और मुझे दोनों आंसर ला के दिखाओ। तो यहाँ पर पॉज करो, अब सॉल्यूशन देखो। तो इन दोनों के कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन थोड़ी है, पर मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं मोमेंटम कंजर्व कर देता हूँ। मोमेंटम कंजर्व किया मैंने, तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 इज इक्वल टू 1000 इंटू v। तो ये कितना आया? ये आया 5000 इज इक्वल टू 1000 v। तो मेरे पास v आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट सब ठीक है ना? देखो ये ग्राम में, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, या तो सबको किलोग्राम बनाओ, तो सब में 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो एक आंसर तो मेरे पास ये आ गया। अब हीट जनरेटेड कैसे निकालते हैं? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगाओ, तो ये हो जाएगा 1/2 100 इंटू 900। ये ग्राम ग्राम और ये भी ग्राम, तो ये टोटल काय में आया? ग्राम। और मुझे जूल में अगर आंसर लाना है तो अभी ध्यान रखना ये ग्राम में है, किलोग्राम में नहीं है। u1 माइनस u2 का स्क्वायर मतलब 50 माइनस 0 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये तो मीटर पर सेकंड में है और ये ग्राम में है, तो इसको मुझे 1000 से और डिवाइड कर देना चाहिए, तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। अब ये जूल में आंसर आएगा, तो सिंप्लीफाई करो, 1 2 3 4 जीरो हैं ऊपर, तो ये नीचे 100 बचेगा और ऊपर 9 और यहाँ से 2500। तो ये 00 कैंसिल हो गई। कितना आया? ये आया 225 अपॉन 2 मीन्स 112.5 जूल। इतना हीट जनरेटेड है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम गोज इनटू हीट जनरेशन, हीट लिबरेटेड। वो गर्म हो जाएगा, बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें थोड़ा दिमाग लगा के बताना कैसे करेंगे इसको। ये वाई एक्सिस अपवर्ड, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल फायर किया यहाँ से मास m का ओरिजिन से, और इसके हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुँचता है तो इसको सेम मास m का एक और पार्टिकल हैंगिंग यहाँ ऐसा मिलता है, एंड आफ्टर कोलिजन बोथ दीज पार्टिकल स्टिक टुगेदर। तो क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कोलिजन एट हाईएस्ट पॉइंट particles stick together। आपको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। ये फिर ऐसे घूम के जाना चाहिए, पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यस, ये मान लीजिए दी हुई है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंज, तो ये कितना हो जाएगा 20 cos 60 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और ये रेस्ट में है, जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मोमेंटम कंजर्व करना है, मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो m इंटू 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 2m इंटू वी, तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ जाएगा। अब ये वेलोसिटी जो है यहाँ पर √5gr या उससे अधिक होना चाहिए। ये जो वेलोसिटी है √5gl से ज़्यादा या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए, तब ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। मतलब 25 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl, तो l शुड बी लेस देन इक्वल टू हाफ मीटर, L शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.5 मीटर। ऐसा मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए, तरह तरह से इसको पुटअप कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कि यहाँ से L लेंथ का ये स्ट्रिंग और यहाँ पर है एक कंटेनर जिसका मास है m, ये यहाँ से रिलीज़ किया, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0, तो ये ऐसा सर्कुलर मोशन करता हुआ आएगा और यहाँ नीचे था पानी, वाटर सरफेस, ठीक है ना। तो ये इट स्कूप्स m same mass of water, it scoops same mass of water into it and then rises to some angle before it stops rising। इसमें कितना पानी भरा है, सेम m मास का, मतलब अब ये मास कितना हो गया 2m। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है ये एंगल थीटा। तो क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत तो नहीं, फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये स्ट्रिंग की लेंथ L है, यहाँ से ये m मास का एक कंटेनर चला, फ्रीली फॉल किया, मतलब फ्री फॉल तो नहीं किया, धागा भी अटैच है इसके साथ में। तो यहाँ से रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, सर्कुलर मोशन करता हुआ आता है, नीचे पानी की सरफेस में थोड़ा सा डूबता हुआ जाता है, तो सेम मास m का पानी इसके अंदर भर जाता है और फिर ये सिस्टम ऊपर जा रहा है। तो ये किस एंगल पर जाकर रुकेगा, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपको थीटा फाइंड करना है। क्या करेंगे,
तो इसमें तो वर्टिकल सर्कल वाले कंसेप्ट लग रहे हैं, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ तो करेंगे। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्व नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्व करना है। यहाँ पर जब भी पहुँचेगा तो इसकी स्पीड जस्ट बिफोर टचिंग वाटर सरफेस तो कितना होगा, ये होगा v इज इक्वल टू √2gl होगा। कैसे? अरे कितना नीचे आया, वर्डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट लगाया। तो वर्डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्डन बाय टेंशन इज इक्वल टू ½ mv², तो v इज इक्वल टू √2gl, ठीक है ना। फिर मोमेंटम कंजर्व किया तो m इंटू वी प्लस m इंटू 0, पानी रेस्ट में था, इज इक्वल टू 2m इंटू वी। यहाँ पर आफ्टर, इसको मैं v1 कह देता हूँ, तो ये v1 हो जाएगा। और आफ्टर जो है इसकी कंबाइंड मास की स्पीड पानी भरने के बाद कितनी हो गई, v2। तो v2 कितना हो जाएगा, v1/2 मतलब √gl/2, ठीक है। अब ये चला और कुछ हाइट h तक ये राइज किया और यहाँ रुका, तो किस हाइट तक जाएगा ये, तो चाहे तो एनर्जी कंजर्व कर दो, अब एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्डन बाय टेंशन, दोनों तरह से कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हैं, मतलब ½ 2m इंटू v2² इज इक्वल टू mgh, ऐसा भी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो h कितना आएगा, 2m से 2m कैंसिल, v2²/2g मीन्स 1/2g इंटू gl/2। तो ये कितना हो जाएगा, L/4। ये अगर L/4 है तो ये कितना होगा, ये 3L/4 हो जाएगा, और ये लेंथ L है। यही हाइट निकालने के लिए मैं वो भी कर सकता हूँ कि वर्डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, -mgh प्लस वर्डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0 -½ mv2²। इससे भी वही रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास कुल मिलाकर h आ गया L/4, वो बच गया 3L/4। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3L/4 डिवाइडेड बाई L, दैट इज 3/4। तो थीटा कितना होगा, cos इनवर्स 3/4। ऐसा मेरा आंसर आ गया। टू दिस एंगल, अप टू दिस एंगल इट विल राइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 2m मास का ब्लॉक एक m मास के ब्लॉक से इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, E = 1 है, ये रेस्ट में है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर ब्लॉक। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर ब्लॉक, बस ये क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा। तो मान लो कि इसकी स्पीड v है बिफोर कोलिजन, या u कह देते हैं, u है, ठीक है ना। तो आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी होगी, तो या तो दो इक्वेशन बनाओ, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या डायरेक्ट फार्मूला लगा लो कि इसकी वेलोसिटी v1 होगी, और v1 का फार्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2।
तो इस हिसाब से हेवियर ब्लॉक की वेलोसिटी 2m माइनस m अपॉन 3m इंटू u1 और ये 0 है u2, तो ये तो 0 हो गया। तो ये कितना आया, ये हुआ m u/3। तो फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल लॉस का मतलब है लॉस ओवर इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये तो लॉस हुआ, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये पूछा आपसे। तो पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mu², बाद में कितनी हो गई, u² की जगह u²/9 करना पड़ेगा, और ये हाफ mu²। अब ये m नहीं है 2m है, तो ठीक है वो कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं m1 कर देता हूँ 2m की बजाय, इसको मैंने क्या कहा, ये m1 है मेरी निगाह में। तो पहले ये काइनेटिक एनर्जी थी, फिर ये थी, सब्ट्रैक्ट करा, ये आया, तो क्या बचा 8/9। परसेंटेज लॉस बताओ, परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर ब्लॉक, तो कितना हो जाएगा 800/9%। बाकी आगे सिंप्लीफाई कर लो, 9 8 72 बची 8, फिर हो गया 80, इस तरह से आंसर आ गया। ठीक है, अगली सिचुएशन देखिए। क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि एक ब्लॉक है मास m का, वो आकर एक स्टेशनरी 2m मास के ब्लॉक से ये रेस्ट में कोलाइड करता है। ये तो सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की। एंड आफ्टर कोलिजन दिस स्मॉलर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, और 2m का पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, आफ्टर कोलिजन आपको फाइंड करना है E, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या करोगे? तो E का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कुछ है क्या, वेलोसिटी दिख रही है क्या? तो मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी और निकालो इसकी वेलोसिटी, तब पता पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है। तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी क्या है v, और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है, कुछ तो मोमेंटम है पॉजिटिव, तो इसका भी कुछ पॉजिटिव मोमेंटम होगा, इसकी वेलोसिटी है v'। ये तो रेस्ट में आ गया। मोमेंटम कंजर्वेशन से m इंटू वी पहले मोमेंटम था, बाद में 2m इंटू v' है, तो क्या मिला मुझे, v' इज इक्वल टू v/2। E क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है v', वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है v। देखो आप, तो ये हो जाएगा 1/2, तो E इज इक्वल टू हाफ। दैट इज द आंसर। सो सिंपल, मतलब आपको सिंपली डेफिनेशंस पता होना चाहिए और मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए। हो गया। अगली सिचुएशन देखिए, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ से एक बॉल को रिलीज़ किया, E इज इक्वल टू हाफ है, इसकी हाइट मान लीजिए 20 मीटर है। कोलिजन के बाद ये किस हाइट तक रिबाउंड करेगी ऐसा पूछा है, ये हाइट h निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाइट h अप टू विच बॉल राइजेज आफ्टर कोलिजन, और E इक्वल टू हाफ है, ये दिया है। क्या करोगे? तो देखो, जब ये
ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने ही वाली होगी। तो ये 20 मीटर चल के आई है, यहाँ इसकी स्पीड 0 थी, यहाँ इसकी स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन √2gh के फार्मूले से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh करा अपन ने, तो v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं h की वैल्यू 20 है, 20 और यहाँ 2 इंटू 10 20 इंटू 20 बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जब ये रिबाउंड करेगी तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू हाफ है। तो v2 कितना हो जाएगा, v1/2, मतलब v2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ ये किस हाइट h तक जाकर और फिर ये फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। तो मैं क्या लगाऊंगा फार्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो h इज इक्वल टू 100/20 दैट इज 5 मीटर। सो सिंपल है, 5 मीटर तक राइज करेगी 1/2 ई होने पर, 1/4 हाइट तक जाएगी, ध्यान रखना। अगली सिचुएशन देखिए, ये ग्राउंड है, ई की वैल्यू यहाँ हाफ है और यहाँ से एक बॉल को वेलोसिटी v0 से अपन ने 20 मीटर हाइट से वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका, कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद ये रिबाउंड करी और रिबाउंड करके वापस से सेम हाइट 20 मीटर तक पहुंची, ई हाफ है। तो आपको फाइंड करना है v0, किस वेलोसिटी से इसको नीचे फेंकें कि टकराने के बाद वापस से सेम हाइट तक रिबाउंड करे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसको मैंने कहा ये वेलोसिटी है v1, कितनी होगी, तो मैं लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू अपवर्ड पॉजिटिव लेके यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 20 v1 इज इक्वल टू 20। अब अगर v1 20 है तो v कितना होगा, तो हमें पता है e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v1 है 20 और v हमें निकालना है और e कितना है हाफ, तो v कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये 40 मीटर पर सेकेंड है तो फिर मैंने डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर इक्वेशन लिखी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये v0 से नीचे चली, v स्पीड हो गई, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। तो v0 स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आ रहा है 1200। तो v0 कितना होगा, अंडर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10√12, 12 को लिखा 4 इंटू 3, तो 2 और बाहर आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आया आंसर, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ग्राउंड पर E की वैल्यू E है, ठीक है ना। अब ये H हाइट से एक बॉल को हमने रिलीज़ किया, ये यहाँ आएगी, कोलाइड करेगी, मान लीजिए ये स्पीड v है, फिर ये रिबाउंड करेगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी E इंटू वी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये किस हाइट तक जाएगी, तो मान लीजिए कि ये h1 हाइट तक गई, ठीक है, यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर ये नीचे आ रही है। तो जब भी टकराएगी
तब इसकी स्पीड वापस से e टाइम्स v, जिससे ये ऊपर गई थी वही हो जाएगी। फिर उसके बाद में ये रिबाउंड करेगी तो अब की बार स्पीड e टाइम्स दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच e स्क्वायर v ऐसी हो जाएगी। फिर ये कुछ ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ये हाइट अब की बार h2। फिर जब ये रिबाउंड करेगी तो अब की बार वेलोसिटी e क्यूब v ऐसा हो जाएगा और ये इस तरह से नीचे आएगी h3 हाइट ऊपर अटेन करने के बाद। ठीक है ना। तो ये h हाइट है, ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है। ज़रा आप इसका रेशो निकालो तो क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड h इज टू h1 इज टू h2 इज टू h3, ऐसा निकालो। तो देखिए ये वेलोसिटी कितनी होगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके मैंने इक्वेशन बनाई तो मेरे पास h की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2g ऐसा आ गया। फिर मैंने यहाँ ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव लेके मैंने इक्वेशन बनाई। मैंने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh1। तो h1 कितना आया, e स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसी प्रकार से फिर मैं जब यहाँ इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या लिखूंगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2gh2। तो h2 क्या आएगा, e रेस टू 4 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g। इसी प्रकार से जब मैं h3 निकालूंगा तो क्या आएगा, ये e क्यूब लिखेंगे यहाँ पे तो e रेस टू 6 वी स्क्वायर अपॉन 2g। और v स्क्वायर अपॉन 2g क्या है, h। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e स्क्वायर h, इसको लिख सकता हूँ मैं e रेस टू 4 इंटू h, इसको लिख सकता हूँ मैं e रेस टू 6 इंटू h। तो मेरे पास h इस टू h1 इस टू h2 इस टू h3 आ रहा है 1 इस टू e स्क्वायर, देन e रेस टू 4, देन e रेस टू 6। ये तो एक जीपी बन गई, जीपी। और इसका कॉमन रेशो मतलब नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, कॉमन रेशो जो है वो e स्क्वायर आ रहा है, इजंट इट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखना कि h हाइट से गिराएंगे, e इक्वल टू e है तो ये e स्क्वायर h हाइट तक जाएगी। बस इतनी बात ध्यान रखना। अभी अपन ने गिराया था ना, e इक्वल टू हाफ था, 20 मीटर से गिराया था तो कितना राइज करी थी, 5 मीटर। तो 20 इंटू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 20 इंटू 1/4 5 मीटर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, जो बच्चे SC वर्मा सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं ऐसी करा रहा हूँ जिसमें उनको हेल्प मिलेगी। बाकी नीट में तो ये क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं अपन SC वर्मा के टफ वाले क्वेश्चन, उसके आने की संभावना कम है। लेकिन कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आएगा तो 2 लाइन में आंसर आएगा। देखना, हेडिंग डाला मैंने इम्पल्स ड्यू टू टेंशन। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। टेंशन क्या है, एक फोर्स में टाइम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर टेंशन फोर्स लगेगा तो भी बॉडी का मोमेंटम में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा। है तो टेंशन एक फोर्स ही ना। तो इस पर कैसा क्वेश्चन आता है, देखिए कि मान लीजिए कि ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है ना, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, और इस पर यहाँ एक पैग ऐसा बंधा है। ये ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 5 मीटर है। यहाँ पर इसको बांध दिया अपन ने, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है ना, ये मान लीजिए कि 4 मीटर है। यहाँ पर एक पार्टिकल है और इसको इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रवाना कर दिया, स्लाइडिंग ऑन द
टेबल। तो इसका जो वेट है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया, उसकी आप चिंता ना करो। अब आपको बताना है, आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट। तो इस फिगर को ऐसा टेबल लेवल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे ही समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये फिक्स है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर बोला है ये पार्टिकल ये 4 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 5 मीटर है और इसको यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड देके रवाना किया। तो ये चलने लगा, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे चलने लगा। कब तक चलेगा? जब तक कि ये स्ट्रिंग टॉट नहीं हो जाती। स्ट्रिंग टॉट होगी जब ये लेंथ 5 मीटर पूरी हो जाएगी। जस्ट बिफोर स्ट्रिंग इज टॉट इसकी वेलोसिटी क्या है? इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। अब टेंशन फोर्स तो ऐसा लग सकता है अलोंग द स्ट्रिंग, तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करो, एक इधर अलोंग द स्ट्रिंग और एक उधर परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा। तो ये वाला कंपोनेंट 6 और ये वाला कंपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड आएगा। अब क्या होगा कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल एंड टॉट है, आइडियल स्ट्रिंग है, तो ये वाला कंपोनेंट अचानक जीरो हो जाएगा इस फोर्स के कारण, और ये वाला कंपोनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टेंशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये जो है 8 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड हो जाएगी इसकी स्पीड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये मेरा आंसर है। और उसके बाद ये ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा 8 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से, इसको सेंटर मानते हुए। समझ में आई बात? यहाँ पर ये वेलोसिटी रह गई ना, तो ये ऐसा सर्कुलर पाथ पे चलेगा। ये रेडियस हो जाएगा 5 मीटर रेडियस, और स्पीड कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा सिचुएशन है। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना पार्टिकल का, ये इस टेंशन फोर्स की वजह से हुआ। ये टेंशन फोर्स इधर लगा, इसलिए इधर वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो गया, और इधर कोई इफेक्ट नहीं आया तो ये रह गया। तो ये 8 मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा और बढ़िया करके समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए वही प्रीवियस प्रॉब्लम है, उसमें क्या करा कि इधर एक मास हमने रख दिया 2m, और वही स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, लेकिन अभी ये डिस्टेंस जो है ये है 4 मीटर, और इस एंड पर एक मास m का पार्टिकल। अब इन दोनों को अपन ने स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका फिगर दिख रहा है, और यहाँ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड देके रवाना कर दिया। तो आपको बताना है स्पीड्स ऑफ पार्टिकल्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज टॉट। तो क्या होगा? ये चलना शुरू करेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि ये लेंथ 5 मीटर नहीं हो जाती। इस पॉइंट से इस पॉइंट की, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर नहीं हो जाती। जस्ट बिफोर कहा मैंने, जस्ट बिफोर इसकी स्पीड कैसी है? इधर है 10, एंगल शेंगल ये 53, तो कंपोनेंट ये 6 और ये 8। अब क्या होगा? अब टेंशन फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा? ये वाला जो कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, ये रिड्यूस होगा और इसको वेलोसिटी इधर मिलेगी। इस टेंशन के कारण इसको वेलोसिटी मिलेगी, और इस टेंशन के कारण इस पार्टिकल का ये 6 मीटर पर सेकंड वाला कंपोनेंट रिड्यूस होगा। तो ये मास m का, ये मास 2m का, ये वाली कंपोनेंट का तो कोई चेंज होना नहीं है, ये तो 8 का 8 ही रहेगा। फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये इंटरनल फोर्स है। जितना मोमेंटम इसको ये प्रोवाइड करेगा इंटीग्रल t dt, उतना ही इसका रिड्यूस करेगा। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग मोमेंटम कंजर्व करना है,
पहले मोमेंटम क्या है m इंटू 6, बाद में क्या हो जाएगा, तो ये दोनों सेम स्पीड से चलने लगेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट ऐसा ही कहता है कि स्ट्रिंग अगर टॉट है तो उसके दोनों एंड की वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। तो m इंटू 6 पहले मोमेंटम था और बाद में ये 2m और m दोनों ही स्पीड v से चलने लगे, तो ये हो जाएगा 3m इंटू वी। तो v कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये कंपोनेंट हो गया 2 मीटर पर सेकेंड और ये वेलोसिटी गेन कर लिया 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप स्पीड निकाल सकते हो, इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड होगी √8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो 2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 4 स्क्वायर मतलब 16, तो ये हो जाएगा इतना। इस तरह से हमने बात कह दी, समझ में आई। अगली सिचुएशन देखिए, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ब्लॉक नहीं बॉल है, ये मास m की, ये स्ट्रिंग अभी लूज है, टॉट नहीं है, ये 2m मास की बॉल, ये भी स्ट्रिंग अभी लूज है, स्लैक है, और ये मास 3m की बॉल, ठीक है ना। अब हमने इसको इधर वेलोसिटी दे दी v। आपको बताना है स्पीड्स ऑफ दीज बॉल्स जस्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रिंग इज टॉट, जस्ट आफ्टर अनदर स्ट्रिंग इज ऑल्सो टॉट। पहले ये टॉट होगी, फिर बाद में ये जब चलने लगेगा तब ये टॉट होगी। तो क्या करने का, ये चला आगे आया और ये अभी चलने वाला है, स्ट्रिंग टॉट हो गई, ये पीछे वाली तो स्लैक है। तो इन दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग टॉट है, अलोंग द स्ट्रिंग दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। मोमेंटम कंसिडर करो, पहले मोमेंटम कितना mv, बाद में कितना है, तो ये m और ये 2m 3m इंटू वी डैश, तो वी डैश कितना आया v/3, तो ये भी v/3 हो गया और ये भी v/3 हो गया स्पीड, और ये अभी रेस्ट में है। अच्छा, जब उधर वाली स्ट्रिंग भी टॉट हो जाएगी तब क्या होगा, तब ये तीनों ही चलने लगेंगे और तीनों की स्पीड अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व करो, एक्सटर्नल फोर्स तो एब्सेंट है, तो मोमेंटम क्या था पहले शुरुआत में mv, अब ये कितना मास है टोटल 6m और ये चल रहा है v" से, तो v" कितना आया v/6, तो तीनों की स्पीड v/6 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 ऐसा आ गया। इम्पल्स ड्यू टू टेंशन निकालना है, तो यहाँ इस केस में जो ये टेंशन फोर्स अचानक से लगा था, जिसने इसको चलाया था और इसको स्लो डाउन किया था v से v/3, उस टेंशन T1 का इम्पल्स कितना होगा। तो देखो ये T1 फोर्स जो लगा ना इस 2m मास पर, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके मैं लिख रहा हूँ कि फोर्स लगा इंटीग्रल T1 dt, उसने इस 2m मास की वेलोसिटी कर दी v/3, पहले थी 0, चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ इंटीग्रल T1 dt यानी इम्पल्स ड्यू टू टेंशन कितना आया, तो ये आया 2mv/3, ठीक है। अच्छा, जब ये टॉट हुआ, इसमें टेंशन आया T2, इस T2 का इम्पल्स कितना क्रिएट हुआ, तो इसने T2 ने इसको चला दिया, तो इंटीग्रल T2 dt, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिख रहा हूँ मैं, जो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ना उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। तो इंटीग्रल T2 dt इज इक्वल टू 3m के मोमेंटम में चेंज हुआ, उसकी वेलोसिटी v/6 हो गई, पहले रेस्ट में था। तो बताओ इम्पल्स ड्यू टू दिस टेंशन कितना आया, तो ये आया mv/2। ऐसे दोनों स्ट्रिंग्स में जो अचानक से टेंशन जन्म लेगा, उसके कारण जो चेंज इन मोमेंटम होगा, इम्पल्स, उसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो 2mv/3 एंड mv/2 ऐसी होगी। और जब वो तीनों एक ही जैसी स्पीड से चलने लगे
v/6 v/6 v/6, तो टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। ये T2 तो थोड़ी सी देर के लिए, जब तक कि इसने वेलोसिटी v/6 नहीं पकड़ ली तब तक के लिए एक्ट हुआ था। इसी प्रकार से ये टेंशन T1 थोड़ी सी देर के लिए एक्ट हुआ था जब तक कि ये 2m ने वेलोसिटी v/3 नहीं पकड़ ली और इस m की वेलोसिटी v से v/3 नहीं हो गई। फिर दोनों v/3 से चलने लगे तो ये टेंशन गायब। टेंशन कब आया? जब ये चल रहा था और ये अचानक से टॉट हुई। आई बात समझ में? अगली सिचुएशन देखिए, ये पुली को अपन ने फिक्स कर दिया। इस तरफ एससी वर्मा का ही प्रॉब्लम है भाई, ये है। इस तरफ एक पैन है, पलड़ा, जिसका मास m है, और एक पार्टिकल है, उसका भी मास m है, और ये v0 स्पीड से टकराता है। जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द पेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v0। दूसरी साइड में एक 3m मास का ब्लॉक ऐसा सपोर्टेड है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, रखा हुआ है, भारी है लेकिन टिका हुआ है नीचे। अब जैसे ही ये पेन से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, तो बताया गया कि ये उससे स्टिक कर जाता है। तो कहा कि पार्टिकल स्ट्राइक्स एंड स्टिक्स टू पेन with speed v0. Find initial speed of 3m block just after collision। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें शॉर्टकट बताता हूँ मैं और फिर एलॉबरेटली पूरा डिटेल बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम को कंजर्व कर देना। अभी तक तो हम वेक्टर कहते थे मोमेंटम को, और मोमेंटम को जब कंजर्व करते थे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी को कंजर्व किया करते थे। अब हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कंजर्व कर देना। पहले मैग्नीट्यूड कितना है? m v0 सिर्फ पार्टिकल के पास। फिर क्या हुआ? ये आया, टकराया, पेन से चिपक गया, तो जो झटका लगा पेन को, तो ये स्पीड v से चलने लगा, पेन नीचे की तरफ, और ये ब्लॉक v स्पीड से ऊपर उठने लगा। स्टार्टिंग स्पीड है ये। तो ये कितना मास है? m + m 2m। इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2m × v, और इसका 3m × v, तो ये कितना हो गया? 5m × v। तो v = v0/5। दैट इज द आंसर। ये है शॉर्टकट। अब बोला नहीं साहब थोड़ा डिटेल में समझाओ, तो डिटेल में समझो। एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये। अब एससी वर्मा में पूरा डिटेल में समझा रखा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे टेंशन T एक्ट होगा, ठीक है ना, और ये वेरी लार्ज फोर्स होगा टेंशन T, जो नेग्लिजिबल टाइम में 3m ब्लॉक को स्पीड v प्रोवाइड कर देगा। तो 3 FBD बनेंगे, एक ब्लॉक का, एक पैन का और एक पार्टिकल का। तो मैं सबसे पहले पार्टिकल का बनाता हूँ, और पॉजिटिव डायरेक्शन किसको लूँगा मैं? मोमेंटम लिखते समय जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखना। तो मैं पार्टिकल का FBD बना रहा हूँ। पार्टिकल पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, बिल्कुल। अच्छा, इसकी स्पीड पहले क्या थी? v0, बाद में क्या हो गई? v। तो डाउनवर्ड पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ मैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? m × फाइनल माइनस इनिशियल, और ये तो है डाउनवर्ड, और ये n कैसा है? अपवर्ड, तो -n dt। जे कैप लगा के सोचो, डाउनवर्ड जे कैप है मेरा, तो ये अपवर्ड माइनस जे कैप में आएगा। तो एक इक्वेशन ये बनी। फिर मैंने पैन का FBD देखा, तो इस पर T टेंशन और पार्टिकल से n नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लग रही थी। पहले तो ये रेस्ट में था, और फिर क्या हुआ? ये नीचे की तरफ v स्पीड से चलने लगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर मैं लिख रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम ऑफ पैन, ओनली पैन,
पेन का FBD है m इंटू वी माइनस 0। फोर्स की बात बताओ, नीचे की तरफ जो फोर्स है वो पॉजिटिव, तो इंटीग्रल n नीचे की तरफ और t ऊपर की तरफ dt। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ब्लॉक के लिए बताओ, ब्लॉक का वेट नॉर्मल रिएक्शन से नीचे बैलेंस था, लेकिन अचानक एक लार्ज फोर्स टेंशन T ऊपर लगा, जिससे कि ये जो रेस्ट में था इसने एक वेलोसिटी v अपवर्ड डायरेक्शन में पकड़ ली। अब मैं अपवर्ड पॉजिटिव लेकर लिख रहा हूँ, अपवर्ड पॉजिटिव लेकर लिख रहा हूँ कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ ब्लॉक का, 3m इंटू फाइनल माइनस इनिशियल। अपवर्ड फोर्स कितना लगा, इंटीग्रल T dt। और जो वेट है या जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, वो dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी वो चीज़ 0 हो जाना है, पर ये t लार्ज है इसलिए dt से मल्टीप्लाई होकर भी ये t का इफेक्ट 0 नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये 3 इक्वेशन मेरे पास आ गई, इन तीनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो ये इंटीग्रल n dt इस माइनस n dt से कैंसिल हो गया। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, इंटीग्रल n dt माइनस इंटीग्रल t dt, तो इंटीग्रल टी डी टी यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0। इधर कितना आएगा, एम वी 3mv, मतलब 3 4 5 mv माइनस mv0। तो बताओ v कितना, v0 अपॉन 5। तो इतना लंबा ट्रीटमेंट करने की बजाय शॉर्टकट में क्या बोला मैंने कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम mv0 था पार्टिकल का पहले, और बाद में ये सब चलने लगे तो टोटल मास कितना चल रहा है 5m। किस स्पीड से, v, तो 5m इंटू v इक्वल टू v0/5। सिंपल तरीका। ये एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर जेई एज वेल एज नीट। ये क्वेश्चन जो अब मैं कराने जा रहा हूँ ये भी एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5050। उसमें क्या बताया कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक यहाँ ब्लॉक रखा है 2 kg का, स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में, और एक यहाँ ब्लॉक रखा है 4 kg का। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 100 न्यूटन पर मीटर है और ये नेचुरल लेंथ में है भी। अचानक से इसको वेलोसिटी दे दी 12 मीटर पर सेकेंड, अचानक से इसको वेलोसिटी दे दी 12 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन और एलोंगेशन इन स्प्रिंग subsequently during subsequent motion। क्या करेंगे, तो देखो ये तो चलने लगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा तो क्या होगा, तो इस पर स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा, इस पर स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा, चलने के बाद थोड़ा डिस्प्लेस होगा उसके बाद, तो ये एक्सेलरेट होगा और ये रिटार्ड होगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम है तब इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते v हो गई और इसकी स्पीड कम होते होते v हो गई, और इसको हमने कहा कि ये सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की स्पीड है। क्यों, क्योंकि हर एक पार्टिकल ऑफ द सिस्टम, इन दोनों ब्लॉक का एक एक कण सेम स्पीड v से चल रहा है तो वही VCM है। और इस वक्त जो है ना ये एक्सटेंशन इसमें मैक्सिमम है। क्यों, जैसे नेचुरल लेंथ मान लो L0 थी तो अभी ये लेंथ कितनी कहलाएगी, ये कहलाएगी L0 प्लस x मैक्स। ठीक है, यहाँ तक की। ऐसा क्यों कहा आपने, क्योंकि अभी ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो स्टिल इट इज़ एक्सेलरेटेड एंड इट इज़ रिटार्डेड। तो इसकी स्पीड जैसे ही VCM से ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड VCM से कम होगी तो फिर ये नज़दीक आने लगेंगे, दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर। तो इस वक्त ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो मैंने मोमेंटम कंजर्व किया, पहले ये तो रेस्ट में है, इसका मोमेंटम 4 × 12 और बाद में ये 2 + 4 एक साथ चलने लगे VCM से, तो मुझे इससे क्या मिलेगा, VCM कितना मिलेगा, तो ये 6 है, 6 × 2 = 8, 6 × 2 = 12, 2 × 4 = 8। ठीक है ना, 8 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आया VCM। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करो, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैकेनिकल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी 12 mv² और बाद में
यहाँ पर हाफ 6 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड प्लस हाफ k इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अभी सिंप्लीफाई करो, कौन करेगा सिंप्लीफाई? बताओ बताओ बताओ। तो ये हाफ से ये हाफ से ये हाफ तो कैंसिल हो गया। ये कितना बचा? ये बचा, बहुत गंदा है, 100 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 12 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 स्क्वायर। भैया कुछ कॉमन ले लो, इतने बड़े बड़े पहाड़े पढ़ना नहीं आता मेरे को। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने इतनी टेबल अभी कुछ पढ़ी होंगी, तो क्या करूँ मैं इसमें से कुछ कॉमन लो। यहाँ से 4 स्क्वायर और यहाँ से 4 स्क्वायर कॉमन ले लो। चलो ठीक है, 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? एक 2 भी यहाँ से कॉमन आ जाएगा। चलो ठीक है, 2 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 गया तो 2 बचा, और 4 का स्क्वायर गया तो ये 3 का स्क्वायर बचा, और यहाँ से ये 2 का स्क्वायर बचा। अब हो गया ना सिंपल। तो ये कितना हो गया? 32 इन ब्रैकेट 18 माइनस 12, तो ये कितना हो गया? 32 इंटू 6। ये आया मेरा एक्स मैक्स स्क्वायर इंटू 100। तो एक्स मैक्स स्क्वायर कितना आया? एक्स मैक्स स्क्वायर आया 32 इंटू 6 अपॉन 100। तो एक्स मैक्स कितना आया? तो ये तो जाएगा 10। अब यहाँ से देखो 16 इंटू 2, तो 16 का 4 हो गया, और 2 और 2 यहाँ से भी आया तो 2 यहाँ हो गया, और ये 3 बच गया अकेला बेचारा, तो वो अंदर चला गया। हाँ कि ना? देखो 16 इंटू 2 है, तो 16 का √4, 2 और 2 यहाँ से, और बचा 3 वो यहाँ, तो ये कितना हुआ? ये हुआ 4/5 √3 मीटर। सेंटीमीटर में बताना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 20 इंटू 4 80 √3 सेंटीमीटर। ऐसा ये मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन ऐसा आ गया। तो बस आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। हेड ऑन कोलिजन में जितने कंसेप्ट मुझे आपको बताना था वो मैंने आपको सब बता दिया। अब मेरे पास 2 चीज़ें पढ़ाने को बची। नेक्स्ट क्लास में ऑब्लिक कोलिजन पढ़ेंगे, और उसके बाद वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट प्रोपल्शन वाले टाइप के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।